Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारे लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका स्पर्म काउंट कम होता है और वो लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करा नहीं सकते हैं। वो लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनका स्पर्म काउंट कम क्यों है, ओलिगोस्पर्मिया अगर उनको है तो वो क्यों है, ये चीज़ वो पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती हैं, हमें मुख्तलिफ़ तरह की जांचें करानी पड़ती हैं, जिसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि इनको स्पर्म काउंट जो है वो कम क्यों है, इनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है तो वो क्यों है। तो फिर वो लोग ये चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसी मेडिसिन्स बता दी जाएँ, उनको कुछ ऐसी दवाएं तजवीज़ कर दी जाएं कि जिनको इस्तेमाल करके वो अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकें, जिनको यूज़ कर लें। कुछ ऐसी दवाएं जिनको वो इस्तेमाल करें, जिनको यूज़ करें और उनके यूज़ करने से थोड़े दिनों में उनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाए। वो ऐसी दवाओं के कोशिश में रहते हैं, ऐसी दवाओं की तलाश में रहते हैं कि उनको ऐसी दवाएं मिल जाएं, वो इस्तेमाल करें और उनका स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ ऐसी दवाएं ख़ास बताने वाले हैं, ऐसी कुछ मेडिसिन्स आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल लेवल से कम है, आप ओलिगोस्पर्मिया के मरीज़ हैं और आपकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही हैं इस वजह से, तो आप इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करके अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट में वेरिकोसील होता है, बहुत सारे पेशेंट में एपिडिडाइमल सिस्ट होती है, बहुत सारे पेशेंट में एपिडिडाइमेटिस होती है ना, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं। या कई सारे पेशेंट में टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, उनका जो टेस्टिकल्स का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट ट्रीटमेंट तो यही होता है कि ये जो सबब और कॉजेज़ और जो बीमारियां हमने आपको बताई हैं, इन बीमारियों को ट्रीट किया जाए, इन बीमारियों को रिज़ॉल्व किया जाए और आपकी बॉडी से इन सारी डिजीज़ को परमानेंटली ख़त्म किया जाए, ताकि स्पर्म काउंट का जो इशू है वो परमानेंटली आपका क्योर हो जाए और हमेशा के लिए स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो जाए। लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है कि अगर हम किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अपने पेशेंट की जांच कराते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए कि कहीं उनको वेरिकोसील तो नहीं है, कहीं उनको एपिडिडाइमल सिस्ट तो नहीं है, कहीं इनको एपिडिडाइमेटिस तो नहीं है, कहीं इनको टेस्टिकुलर एट्रोफी तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एरर की वजह से जो जांच हो रही है उस जांच में किसी कमी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो रिपोर्ट में वो चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं और ये चीज़ पता नहीं चल पाती है कि इनके अंदर ये परेशानी है। तो फिर एक आइडिया से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनका स्पर्म काउंट बढ़ सके। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो स्पर्म काउंट जितना बढ़ना चाहिए वो उतना बढ़ता नहीं है। एक बात, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट बढ़ना चाहिए लेकिन उसकी जगह पर स्पर्म काउंट उनका घट रहा होता है। तब एक चीज़ जहन में आती है उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो रिपोर्ट हम जिसको नॉर्मल समझ रहे थे, ऐसा तो नहीं है कहीं उसमें कुछ इशू हो और वो नॉर्मल ना हो और इस वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा हो, घट रहा हो। अभी कल ही हमारे साथ ऐसा हुआ। एक हमारे पेशेंट हैं नेपाल के, उनका स्पर्म काउंट जो है ठीक था पहले, सिर्फ उनके अंदर एस्थेनोस्पर्मिया था, उनकी जो स्पर्म की मोटिलिटी थी वो काफ़ी कम आ रही थी। तो उसके लिए हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। हालांकि हमने उनको इन्वेस्टिगेशन पहले रिकमेंड किया था, उनको जो है जांचें हमने कराई थी, बट वो नॉर्मल आई थी। जब उनको ट्रीटमेंट दिया गया तो स्पर्म काउंट बढ़ने के बजाय उनका स्पर्म काउंट घट गया। अब हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर होती है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसका कहीं ना कहीं वो पहले जो जांच उन्होंने कराई है वो जांच उनकी सही नहीं है। वो जांच उन्होंने जो कराई थी वो उसमें कहीं ना कहीं एरर है। इसकी वजह से हम तो समझ रहे हैं कि वो नॉर्मल है और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन उस रिपोर्ट में एरर की वजह से उनके अंदर परेशानी है बड़ी और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हो गया। जब हमने ये चीज़ें देखी, सारी चीज़ें कैलकुलेट की, तो हमने यकीनी तौर पे ये बात कही कि आपके अंदर वेरिकोसील होगा ज़रूर। हालांकि उन्होंने ये बार बार मुझसे कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन और सिम्टम नहीं है और वेरिकोसील मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनका ये वर्ड थे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो हालांकि आप लोगों को मैंने कई मरतबा बताया हुआ है ऑलरेडी कि वेरिकोसील की वजह से कोई परेशानी तो होती ही नहीं है। वेरिकोसील के तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन में यही चीज़ होती है कि स्पर्म काउंट उनका कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है, यही सारी परेशानियाँ तो होती हैं। वेरिकोसील की वजह से दर्द वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, ये तो बहुत लेटर स्टेज में होती हैं।
अब हमने इनका यूएसजी स्क्रोटम रिपीट करवाया। हमने कहा या तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए या आप अपने ही यहाँ किसी अच्छे सेंटर से दोबारा से स्क्रोटम का स्कैन करवाइए। आप जब उन्होंने करवाया तो उसमें 3 चीज़ें मिली। देखिए, पहले 1 महीने पहले ये रिपोर्ट उनकी नॉर्मल बताई गई थी एक किसी सेंटर से, लेकिन जब हमने ये दोबारा से भी कराया तो उसमें 3 चीज़ें मिली। हाइड्रोसेल भी मिला, वेरिकोसेल भी मिला और एपिडिडाइमल सिस्ट भी मिला। ये 3 चीज़ें मिली। अब जाहिर सी बात है ये तीनों चीज़, ये हाइड्रोसेल का तो इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन वेरिकोसेल भी है, उनको सिस्ट भी है। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत मर्तबा इनकी वजह से लोगों के अंदर एजोस्पर्मिया हो जाता है, मतलब उनका स्पर्म काउंट जो होता है वो बिल्कुल नील हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब हम शुक्र इस बात का मनाएं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, शुक्र इस बात का मनाएं कि वो दवाएं ले रहे थे। अगर वो दवाएं ना ले रहे होते तो इसी 1 महीने के अंदर ही उनका स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता, एजोस्पर्मिया के मरीज़ हो जाते वो, है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन एरर की वजह से बहुत मतलब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, तो अगर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हैं भी और आप चाहते हैं कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल हो जाए और आप चाहते हैं कि स्पर्म काउंट आपका जो है वो ख़त्म ना होने पाए, स्पर्म आपके ख़त्म ना हो, एजोस्पर्मिया में ये केस आपका कन्वर्ट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आज के इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो 3 ख़ास दवाएँ, ये 3 ऐसी ख़ास दवाएं हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्पर्म काउंट जो है वो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाएगा और ये कह सकते हैं कि स्पर्म की नदियां बह जाएंगी। बेसिकली इतनी तेज़ी के साथ प्रोडक्शन होता है। इसमें एक ऐसी मेडिसिन भी है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट के केस में, कि जिन लोगों को के स्पर्म जो है मैच्योर होना बंद हो जाते हैं उन लोगों को भी इन मेडिसिन से फ़ायदा होता है। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए कि कौन कौन सी दवाएं हैं। पहले नंबर पे है सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल ये हिमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, आप इसका इस्तेमाल TDS करिए, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर, 1 कैप्सूल शाम। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है स्पर्मज़ोवा कैप्सूल। स्पर्मज़ोवा कैप्सूल, इस कैप्सूल को भी आप TDS इस्तेमाल करिए, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर, 1 कैप्सूल शाम में, पानी के साथ सबको इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे हमारा जो स्पेसिफिक नुस्खा है, रिसर्च प्रोडक्ट है, स्पर्मोजेनिक। आप इस स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव है स्पर्मोजेनिक। इस स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो नेचुरली इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपका स्पर्म काउंट जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा और आपका स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्पर्मोजेनिक जो है गाय के दूध के साथ आधा आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3 दवाएं हैं कि जिनका आपको इस्तेमाल करना है स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को सही करने के लिए। इवन आपके अंदर चाहे वेरिकोसील हो, चाहे एपिडिडाइमल सिस्ट हो, चाहे एपिडिडाइमिटिस हो, चाहे आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी हो, कोई भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। और वो सब रिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब वेरिकोसील ठीक नहीं होगा, ये नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तब भी आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये इन 3 दवाओं का इस्तेमाल करें। अब ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एपिडिडाइमिटिस है ना, या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट, या फिर आपको वेरिकोसील है, या फिर आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी हैं, तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं भी कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ इशू होता है, वो टेम्परेरी बेसिस पर ये चाहते हैं बस एक बच्चा हो जाए किसी तरीके से, बाकी बाद में देखेंगे, है ना। तो उन लोगों के लिए ये 3 दवाएँ हैं, वो 3 दवाएँ इस्तेमाल करके 3-4 महीने का टाइम दीजिए, इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपका नॉर्मल हो जाएगा। बाकी अगर आप परमानेंट क्योर चाहते हैं एपिडिडाइमिटिस का, एपिडिडाइमल सिस्ट का, टेस्टिकुलर एट्रोफी का, है ना, या फिर आपको वेरिकोसील है, इन सब चीज़ों का भी परमानेंट क्योर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की परेशानी में आप मुब्तला हैं। तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।